सीधा नज़र डालते हैं आज हम लोग कंपनी के रिटर्न के ऊपर, जहाँ पे 3 मंथ्स में आप देखेंगे -15% का, 6 मंथ में आप देखेंगे 8% का, और 1 ईयर की बात करें तो सीधा सीधा आपके 50% का रिटर्न रहा है। तो जहाँ आपके छोटे टाइम फ्रेम में आपको कंपनी उतना अच्छा रिटर्न देती हुई नज़र नहीं आई है, बट 1 साल के टाइम फ्रेम में अचानक से आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। जबकि इसको बहुत ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है मार्केट में लॉन्च हुए या मार्केट में डेब्यू किए हुए, बट उसके बावजूद भी 1 ईयर में आपके रिटर्न जो है काफ़ी बेहतरीन है। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, ताकि आप कंपनी का नाम जान पाएँ, उसके बिजनेस मॉडल जान पाएँ एंड उसके पीछे का जो रीज़न है वो भी जान पाएँ। तो आज के जो हम लोग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके अनुपम रसायन। तो यहाँ आप देखेंगे ये आपके एज अ आप कह सकते हैं कि आपको स्पेशलिटी केमिकल में ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये आपके एज अ सिंथेसिस प्लेयर भी काम कर रहे हैं, इस्टेब्लिश हुए थे, और यहाँ से इनको 37 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस बिज़नेस में। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो जो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर जो इनका फोकस बना हुआ है, यहाँ पे ये डेवलप करते हैं वेरियस इनोवेटिव के साथ साथ आपके प्रोडक्ट। और यहाँ अगर हम लोग देखें इनके जो ग्लोबल बेसिस के जितने भी क्लाइंट्स रहे हैं या जो कंपनीज़ हैं जिनको ये अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मोस्टली इनके केमिकल और एग्रो केमिकल कंपनीज़ रहे हैं, जिसमें से अराउंड आपके 25 MNCs है और 68 क्लाइंट हैं ओवरऑल। साथ ही इनके अराउंड आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन रहा है, जिसकी वजह से ये आपको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं। 27,200 मिलियन टन इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, और यहाँ इनके जो टोटल 6 आपके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आपको नज़र आएंगे अलग अलग जगह पे, ये आपके कमीशनड है। साथ ही यहाँ देखें तो इनका स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ रहा है इन कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, सपोर्टेड बाय कहाँ से इनके जो R&D टीम है उनके तरफ से इनका काफ़ी अच्छा खासा इनको सपोर्ट भी मिलता है, और अराउंड इनके पास 66 प्रोफेशनल्स हैं R&D टीम में। नेक्स्ट यहाँ देखें तो ये कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1984 में, जहाँ से ये आपके 2 वर्टिकल में काम करते हुए नज़र आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ लाइफ साइंस रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल्स एंड अदर वन इज़ अदर स्पेशलिटी केमिकल्स, जहाँ से ये अराउंड 48 कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मैन्युफैक्चर करते हुए नज़र आ रहे थे Q3 FY22 में। इनके पास अराउंड 1437 प्लस एम्प्लॉयज़ नज़र आएंगे, और साथ ही इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम रही है। इनके अगर हम लोग बिजनेस वर्टिकल्स के ऊपर नज़र डालते हैं तो आपको जैसा कि हमने बताया कि 2 वर्टिकल है। द फर्स्ट वन इज़ लाइफ साइंस रिलेटेड एंड द अदर वन इज़ अदर स्पेशलिटी केमिकल्स। तो यहाँ से जो इनको रेवेन्यू जनरेट होता है, मोस्ट ऑफ द इनके रेवेन्यूज़ आते हैं 90% लाइफ साइंस की तरफ से, और जो 10% रिमेनिंग है वो अदर स्पेशलिटी केमिकल्स से आते हैं। लाइफ साइंस की बात करें तो इनमें आपके वेरियस प्रोडक्ट्स हैं जो कि एग्रो केमिकल्स हैं, जिनमें आपके इंक्लूडिंग क्रॉप प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, आपके हर्बिसाइड्स, ये सारे प्रोडक्ट आते हैं। पर्सनल केयर की बात करें तो जिनमें ये मैन्युफैक्चर करते हैं एंटीबैक्टीरियल एंड अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन इंटरमीडिएट्स एंड इंग्रेडिएंट्स। साथ ही अगर फार्मास्यूटिकल की बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने कुछ APIs वगैरह बनाए हैं, और ये सारा काम अपने फर्स्ट वर्टिकल में ये करते हैं। अदर स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो यहाँ पे स्पेशलिटी पिगमेंट्स, डाइज और एडिटिव्स के ऊपर, पॉलीमर जो एडिटिव्स होते हैं उनके ऊपर ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड साइड जो आपके बार ग्राफ में एंड आपके जो यहाँ पे जो डेटा दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके दोनों में ही रेवेन्यूज़ रहे हैं। दोनों के ब्रेकअप आपको देखने को मिल रहे हैं ईयर ऑन ईयर वाइज एंड क्वार्टरली बेसिस पे आपके जो नंबर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, और यहाँ सारे नंबर्स आपको मिलियन में देखने को मिल रहे हैं जो बार ग्राफ में है, और जो पाई चार्ट में वो परसेंटेज वाइज है। तो जहाँ आप देखेंगे इनके FY19 में जो नंबर्स हुआ करते थे रेवेन्यू फ्रॉम लाइफ साइंस, वो थे 4,677 मिलियन। उसके बाद FY20 में ये आपको बढ़ते हुए दिखे हैं 5,000 के आसपास। FY21 की बात करें तो 7,400 के आसपास बढ़ते हुए नजर आए। वैसे ही अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम अदर स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो 338 से पहले तो आपको ये गिरते हुए नज़र आ रहे थे FY20 में 245 मिलियन के आसपास, लेकिन FY21 में आपके 680
मिलियन के आसपास ये हो गए थे। तो यहाँ आपको बढ़ते हुए वापस से देखने को मिले हैं और उसी के बेसिस पे जो इनके परसेंटेज है वो आपको घटते बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो इनके काफ़ी अच्छे बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे इनकी टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जैसा कि हमने बात भी किया। 27,200 मिलियन टन इनके क्यूमुलेटिव इनकी कैपेसिटी है। साथ ही साथ यहाँ पे इनके पास काफ़ी बेहतरीन आप कह सकते हैं कि जो प्लांट फैसिलिटी है, और अभी कुछ आप यहाँ देख सकते हैं इनके अराउंड जो एम्प्लॉयज़ की हम लोग बात करते हैं 1437 प्लस के आसपास। तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें ऐड ऑन करती है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके लेफ्ट हैंड साइड जो आपके बार ग्राफ में नंबर्स हैं वो आपके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनके धीरे धीरे जो इंक्रीज हो रहे हैं उनका डेटा आपके सामने रखा हुआ है। जैसे FY18 में ये 12,178 मिलियन टन ये प्रोड्यूस करते थे या इनकी कैपेसिटी थी, वहीं ये बढ़ते हुए 14,000 हो गए, देन 23,000, 24,000। अब अगर हम लोग बात करते हैं FY22 के Q2 की, तो यहाँ पे ये 27,000 हो चुके थे और उसके बाद यहाँ आपको Q3 में थोड़े और ऐड ऑन होते हुए दिखे 27,157 मिलियन टन। तो इसी तरीके से आपको ये जो नंबर्स हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी के वो आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। साथ ही अगर आप इनके जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो आप देखेंगे सचिन यूनिट 1, सचिन यूनिट 2, 3, वहीं आपके इनके जो अलग और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं आपके जगाड़िया में है, जो यूनिट 4, यूनिट 5, सचिन यूनिट 6, इनके भी आपको इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है वो आपके यहाँ लिखे हुए हैं और कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस जो होते हैं वो परसेंटेज वाइज आपके यहाँ पे टेबल में नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ये रहे इनके जो प्रोडक्शन फैसिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, वो है इनके सारे फैसिलिटीज़। जो यूनिट 4 है प्रोडक्शन साइट के जगाड़िया में, उसके साथ आपके प्रोडक्शन जो साइट है यूनिट 5 उसके आपके पिक्चर्स दिए हुए यहाँ पे। साथ ही यहाँ देखें जो सचिन यूनिट 3 हैं और जो इनके R&D सेंटर्स हैं जहाँ से ये पायलट फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल कराते हैं, उनके पिक्चर्स आपके सामने रखे हुए। बाकी हमने देखा ही इनकी टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये ग्लोबल बेसिस पे काफ़ी बेहतरीन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो इनके इंडिया में है वो है 6, और अगर हम लोग ग्लोबल बेसिस की बात करते हैं तो 68 नंबर्स में नज़र आएंगे, जो हमने पिछले स्लाइड में भी कुछ डिस्कस किया ही है। वहीं अगर हम लोग रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी की बात करें कि किस तरीके से आपको इनमें नंबर्स में आपको थोड़े घटते बढ़ती चीज़ें नज़र आ रही है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे FY20 में जो नंबर्स थे यूरोप से इनके 36% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता था, वहीं इंडिया से 32%, बट यूरोप से आपको ये घटते हुए नंबर्स दिखे हैं और इंडिया से ये बढ़ते हुए नंबर्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये 42% हो गए थे। सिंगापुर की बात करें तो जहाँ ये 17% हुआ करते थे, नाउ इट इज़ 10%। जापान से 6% जब हुआ करते थे, जापान में इनके रेवेन्यू बढ़े हैं, 15% के आसपास हो चुके हैं। USA की बात करें तो 4%, वहीं इनके चाइना से भी 4% आते हैं, इस साल में आए थे। वहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो 3% जहां आ रहे थे अब वहां से 1% आ रहे हैं। वैसे ही आप यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे भी आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं Q2 और Q3 के बीच। जिस तरीके से यूरोप से 18% आ रहे थे, वहीं Q3 में 33% आए हैं यूरोप से। इंडिया की बात करें तो 43 से ये 39% हो गए, वहीं आपके सिंगापुर से 14 to 9%, जापान से 13 to 12% और चाइना से 8 to 5%। तो ऐसे ही आपको फ्लक्चुएट होते हुए नंबर्स नज़र आए हैं। साथ ही इनके जो कुछ फ्यू क्लाइंट्स हैं उसकी बात करें तो यहाँ पे सुमितोमो केमिकल्स है, UPL है, एडमा है। तो ऐसे ही नंबर्स ऑफ क्लाइंट इनके पास आपको नज़र आ रहे हैं, और जो इनके रेवेन्यू आते हैं टॉप 10 कस्टमर्स से वो भी आपके सामने लिखे हुए हैं, क्योंकि आप देखेंगे 74% के आसपास का रेवेन्यू जो है इनके टॉप 10 कस्टमर्स से जनरेट हो रहा था FY19 में। उसके बाद ये हो गया 87%, फिर घटते हुए नजर आए 81%। उसके बाद बात करें अगर Q1, 2 एंड 3 में कंपेयर करेंगे तो ये आपको Q2 में गिरते हुए नजर आए थे, अगेन आपके Q3 में ये बढ़ते हुए दिखे हैं। तो ऐसे ही आपको नंबर्स यहाँ पे भी फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यूज है इनके टॉप 10 कस्टमर्स से ही आते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं एनालिस्ट के जो एस्टिमेट है उसके ऊपर। तो 100% एनालिस्ट आपको यहाँ पे बाइंग की रेटिंग प्रोवाइड करे कि आपके लिए बेहतरीन मौका है शेयर में एंट्री करने का। बाकी जब हम लोग चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको चीज़ें जो है वो समझ आएगी। बाकी अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर
ज़रूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही हम लोग आजकल आपके जो Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, आप चाहे तो वो भी हमारे चैनल पे उसके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूएशन की बात करें तो डिविडेंड यील्ड जो है काफ़ी कम है, 0.06% के आसपास है। EPS भी आपको काफ़ी यहाँ पे वीक नज़र आ रहा है, हम अच्छा तो नहीं कह सकते बिकॉज इट इज़ 12.79। इंडस्ट्री PE और स्टॉक PE में कंपेयर करेंगे तो स्टॉक PE जो है आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पे नज़र आ रहे हैं। साथ ही इनके जो क्वार्टरली बेसिस के रिजल्ट्स है उसके ऊपर बात करें तो इस क्वार्टर में आपको हर एक पैरामीटर पे ये कंपनी अच्छी करती हुई नज़र आई है, क्योंकि सेल्स पे नज़र डालेंगे आप तो 249 करोड़ से ये 266 करोड़ की तरफ बढ़े हैं। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 63 करोड़ से ये 75 करोड़ की तरफ बढ़े हैं। बीच में ऑब्वियसली आपको फ्लक्चुएशंस नज़र आए थे। सबसे बेहतरीन जब कंपनी ने किया था सेल्स में मार्च 21 में किया था, और उसके बाद अभी भी दिसंबर 21 की बात करें तब भी आपको उन सब नंबर्स से आपको कम ही नज़र आया है। वहीं अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में आपको कंपनी धीरे धीरे बेहतरीन करती हुई नज़र आई है क्वार्टरली बेसिस पे। ईयरली बेसिस की बात करें तो ईयरली बेसिस पे कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि आपके जहां सेल्स जनरेट हुआ करते थे 343 करोड़ के आसपास, आज वहीं ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं इस साल के नंबर्स में, 811 करोड़ के लगभग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रहे होंगे, और नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने अच्छा खासा अपना जो नेट प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो बनाया है इस साल। बाकी साल में भी आपको धीरे धीरे जो नंबर्स हैं हर एक पैरामीटर्स में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन अभी तक तो देखने को मिले हैं। वहीं हम लोग ROE एंड ROCE के नंबर्स के ऊपर बात करें तो ये भी आपको पिछले 3 साल के मुकाबले यहाँ पर जो ROCE के नंबर्स हैं वो बढ़ते हुए दिखे, और ROE के नंबर में आपको डिक्लाइन नज़र आया है पिछले 5 और 3 साल के मुकाबले। धीरे धीरे ये आपको डाउन में जाता हुआ नज़र आया, बट जो आपके ROCE है वो आपके 10% to 9% एंड देन 9% टू अगेन 10% की तरफ बढ़ते हुए दिखे हैं। यहाँ पे देखें तो कंपनी के ऊपर आपको जो डेट है वो भी नज़र आएंगे 386.31 करोड़ के आसपास, और जो कैश इनके पास अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू डेट वो आपके कम है, जो है 295.59 करोड़ के आसपास। तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत ज़्यादा है, और जिसके कंपैरिजन में इनके पास कैश कम है। साथ ही अगर यहाँ देखते हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है तो प्रमोटर्स अभी फ़िलहाल 65% की होल्डिंग्स अपने पास रखे हुए हैं। साथ ही जो पब्लिक है उनके पास अभी आपको 25% की होल्डिंग्स नज़र आएंगी। FIIs के पास 6% है, DIIs के पास ओनली 4% है, तो सबसे कम आपको अभी DIIs के पास होल्डिंग्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे। प्रमोटर्स प्लेजिंग की बात करेंगे तो किसी तरह की कोई प्लेजिंग फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है, और पिछले जितने भी क्वार्टर्स रहे थे 3-4 क्वार्टर्स उसके भी नंबर्स हमने चेक किए तो वहाँ पर भी किसी भी तरह की कोई प्लेजिंग अभी तक नहीं रही है। साथ ही यहाँ पे ये रहे इनके 4 म्यूचुअल फंड, उन 4% के DIIs के होल्डिंग में से जो आप देख सकते हैं यहाँ पे द फर्स्ट वन इज फ्रॉम IDFC फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 3.50% के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। जो सेकेंड है वो भी आपके IDFC के हैं लेकिन लार्ज कैप फंड है, वो है 1.88%। आदित्य बिरला सन लाइफ है थर्ड, जो इनके हैं 0.45, और आदित्य बिरला सन लाइफ के रेगुलर सेविंग्स है फोर्थ वन, वो है 0.18% के आसपास। तो ये रहे इनके टॉप म्यूचुअल फंड जो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी। उसके साथ ही हम लोग चार्ट पे नज़र डालेंगे तो चार्ट पे आप देखेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग बात करें, यहाँ पर ये शेयर आपको जो इनके 200 डे EMA है उसके आसपास आपको अब सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि इससे पहले की जो गिरावट हो रही थी मार्केट में ये आपको 800 के प्राइस से भी नीचे जाता हुआ नज़र आया। दैट मीन्स इनके जो 200 डे EMA उससे भी नीचे ये जा रहा था। उसके बाद अभी आपको फिलहाल थोड़ी सी एक तेज़ी देखने को मिली और अगेन आपको अपने रीटेस्ट करने के लिए अपने 200 डे EMA के आसपास नज़र आ रहा है और अभी 861 के प्राइस पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अभी भी कहीं ना कहीं जब से ये IPO के थ्रू जब लॉन्च हुआ था ये, उसके बाद से भी इसके शेयर के जो प्राइस रहे हैं वो अभी भी फ़िलहाल आपको ऊपर ही देखने को मिले हैं। तो कंपनी ने परफॉर्म वैसे तो अच्छा किया, जो हमने 1 साल के नंबर्स हमने जो देखे थे उसके बेसिस पे, बाकी जो 3 मंथ्स के नंबर्स हम देख रहे थे उनमें कहीं ना कहीं डिप था। वो तो हम सबको पता है कि मार्केट वैसा परफॉर्म नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से शेयर्स में भी आपको गिरावट देखने को मिले हैं। बट अभी आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। आप यहाँ पे अगर MACD पे भी नज़र डालते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये क्रॉस ओवर देने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आपके लिए एक बेहतर मौका है, बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप चाहें तो आप इस शेयर के लिए आगे
अपना जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी आपको इनिशिएटिव लेना है वो आप चाहें तो कर सकते हैं। बाकी आने वाले समय में ये आपको 1100 तो बेशक जाता हुआ दिखेगा। अपने हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कीजिए कि कब तक आपको होल्ड करना है, और उसके हिसाब से आप एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट कीजिए कि कब तक हम होल्ड करके कितने हम परसेंटेज में हम या फिर कितना हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बाकी अगर आपको स्टिल कोई डाउट है या फिर कुछ नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको रिप्लाई बैक करने का। चलिए तो मिलेंगे आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।